Good morning, students. So, today we are going to start with our new chapter, chapter number 2, Administrative Structure, Policies and Impact of British Rule. तो ब्रिटिश रूल के एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी पॉलिसी और उनके इम्पैक्ट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंडिया में उनका क्या इम्पैक्ट था। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। What was meant by dual rule in Bengal? What were the main provision of Regulating Act and Pitt's India Act? What was the permanent settlement system? Economic policies of British rule and their demerits? What were the objectives of reform made by British rule? ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको हरा दिया था? फ्रेंच कंपनीज जो आई थी उनको डिफीट कर दिया था। किसमें? कार्नेटिक वॉर में। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में ने अपनी सुप्रीमेसी जो है वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अवध जहाँ पे मुगल्स थे वहाँ पर भी उन्होंने युद्ध किए, वॉर किए। कौन सा? एक बैटल ऑफ प्लासी का और बक्सर का युद्ध किया और जीत गए उसमें, और मुगलों को भी हरा दिया। और उन्होंने क्या पूरे में क्या कर दिया? अपना पावर जो है उसको धीरे धीरे फैलाने लगे। फिर नाउ फ्रॉम ट्रेडर्स दे बिकम एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। और ट्रेड में भी देखिए वो हेड बनने लगे, एडमिनिस्ट्रेटर बनने लगे। फिर अपना जो उनका एम्बिशन था कि वो पूरे साउथ इंडिया को जो है वो कंट्रोल में कर लें। तो जैसे ही मैसूर को उन्होंने अपने हाथ में कर लिया मराठा को डिफीट करने के बाद, तो उन्होंने अपना जो पावर है उसको सेंट्रल इंडिया की तरफ दिखाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ऐसे ही करते करते उन्होंने जो उनके अंडर में नहीं थे उनको भी कई अलाइंसेस, ऐसे कई पॉलिसीज़ लगाकर क्या किया? अपने अंडर में कर लिया। और धीरे धीरे जो 1857 तक क्या हुआ? द होल इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके अंडर में आ गया? ब्रिटिश रूल के अंडर में आ गया। तो अब देखिए कि ब्रिटिश रूल ने पूरे इंडिया पे कंट्रोल तो कर लिया। फिर दस टेकिंग एडवांटेज ऑफ अनसुटेबल पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया और ट्रेडिंग कंपनी सक्सीडेड इन इस्टेब्लिश इट्स रूल। तो अनसुटेबल इसलिए क्योंकि वो व्यापारी थे, व्यापार करने आए थे। तो उनका जो बेसिक नेचर था उनके एम्प्लॉयज़ का, ब्रिटिश रूलर्स के जो एम्प्लॉयज़ थे उनका क्या था? मेन थे वो बिजनेसमैन। उनको क्या नहीं आता था? एक एडमिनिस्ट्रेटिव को कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना चाहिए, ये उनको नहीं आता था। किसी भी कंट्री में कैसे शासन करना चाहिए, क्योंकि वो क्या थे? बेसिकली वो बिजनेसमैन थे। तो कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो कैसे थे? ग्रीडी थे, लालची थे, डिसऑनेस्ट थे, और उनको दूरदर्शिता नहीं थी, लैक ऑफ विजन था, और प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं थी कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहिए। फिर उनका मेन एम क्या रहता था? सिर्फ पैसा कमाना किसी भी तरीके से, चाहे वो कोई भी रास्ता अपना ले, लेकिन उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता था। और फिर क्या कि उनको क्या सिखाया गया? फिर उनको ज़रूरत थी, एसेंशियल थी उस कंपनी के लोगों को सिखाने की कि वहाँ के क्लर्क को, ब्रोकर को और बिजनेसमैन को कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स बन सकें। फिर किस लिए? ताकि वो जो उन्होंने क्या किया है, अपना जो राज्य है वो इंडिया में पूरे में फैला लिया है। ट्रेड करने आए थे लेकिन उन्होंने क्या किया? चालाकी से कैसे भी उन्होंने अपना राज्य यहाँ पे फैला लिया। लेकिन वो क्या थे? बिजनेस करने वाले थे, तो उनको ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत थी। वो एक बहुत अच्छे शासक नहीं थे। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, कर्मचारी थे, तो वो बेसिकली नेचर से क्या थे? मैंने अभी आपको बताया कि वो बिजनेसमैन थे। तो अब वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी, तो काफ़ी एफर्ट किए गए कि उनका अनरूलरी बिहेवियर है उसको कंपनी थोड़ा सा ऑफिशियल उनको बनाना चाहते थे कि वो उनको आने लगे क्या? दे वर टॉट टू बी एडमिनिस्ट्रेटर, उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की कोशिश करने लगे। तो उनको कई ट्रेनिंग्स दी गई, ऑफिशियल और स्टाफ कहाँ से भेजे गए, ऑफिसर्स वगैरह भेजे गए कहाँ से? इंग्लैंड से पढ़े लिखे लोग यहाँ भेजे गए कि आप जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके लोगों को थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सिखाया जाए। लेकिन उनका क्योंकि नेचर में ही बिजनेस था और बिजनेस माइंडेड ही थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो उनको कितना भी
प्रशासन को चलाने की ट्रेनिंग दी गई, लेकिन वो फेल ही रहे और इसका भुगतान किसको भुगतना पड़ा? हमारे इंडिया के इंडियन ट्रेडर्स को, फार्मर को, आर्टिस्टन्स को और किंग को, क्योंकि वो अच्छी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो थे वो अच्छी तरह से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहे थे। अब हम आगे पढ़ेंगे डुअल रूल इन बंगाल। तो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द इंग्लिश कंपनी साइन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विथ मुगल एम्परर शाह आलम। तो बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लिश कंपनी है, उन्होंने इलाहाबाद के जो नवाब थे, मुगल एम्परर थे शाह आलम, उनके साथ एक ट्रीटी साइन करी जिसमें कि दीवानी जो थी वो हैंडेड ओवर कर दी थी कंपनी को। कहाँ कहाँ की? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। दीवानी क्या होती है? टैक्सेस इकट्ठा करना। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो टैक्स, लैंड रेवेन्यू वगैरह जो टैक्सेस वगैरह थे वो सब कौन लेगा? अब ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी। फिर क्या होता है कि इस राइट के मिलने के बाद तो जो कंपनी का कंट्रोल है वो टोटली उनका रेवेन्यू बंगाल का वो लेने लगे। तो नवाब और बंगाल जो निज़ामुद्दौलत है वो क्या चाहते थे कि वो हैंडेड ओवर कर दें अपना क्या राइट, निज़ामत का राइट किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो क्या चाहती थी? वो सिर्फ ट्रेजरी और आर्मी की ही जो है वो राइट लेना चाहती थी, उसका हक लेना चाहती थी कि हम ट्रेजरी और आर्मी ही को ही हम देखेंगे, बाकी हम नहीं देखेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे उस समय के गवर्नर थे बंगाल के, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि कंपनी बिल्कुल भी योग्य नहीं है दीवानी और निज़ामत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। निज़ामत की दीवानी की तो मैंने बताई आपको कि टैक्स इकट्ठा करना। निज़ामत मीन्स उस स्टेट को प्रोटेक्शन देना कि कोई भी अगर अटैक कर रहा है तो जो वहाँ का टैक्सेस वगैरह ले रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, उस स्टेट को वो प्रोटेक्ट भी करें। Clive was diplomatic, so he left the Nizamat to Nawab of Bengal and took दीवानी राइट इन हिज हैंड। तो क्लाइव जो थे वो बहुत डिप्लोमेटिक इंसान थे, तो उन्होंने क्या किया? निज़ामत जो थी वो नवाब ऑफ बंगाल को दे दी और अपने हाथों में क्या ले लिया? दीवानी ले ली। अब निज़ामत क्या होती है मैंने आपको बताया, मीन्स टू गवर्न, वहाँ का शासन, मेंटेन पीस, मतलब जिस स्टेट की निज़ामत ली है उन्होंने तो वहाँ का पीस भी वही देखेंगे और प्रोटेक्शन फ्रॉम आउट ऑफ फोर्स। अगर उस स्टेट में कोई बाहर से अटैक कर रहा है तो उसको बचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किस पे जाएगी? नवाब ऑफ बंगाल पे जाएगा। और क्लाइव ने क्या ले लिया? सिर्फ दीवानी, मीन्स टैक्स रेवेन्यूज़ जो भी आएंगे वो उनके पास जाएगा। तो फिर क्या होता है कि कंपनी जो है वो अपॉइंट करती है रज़ा खान को बंगाल के लिए। वहाँ बंगाल का जितना भी टैक्स आएगा वो रज़ा खान कलेक्ट करेंगे और सिताब राय बिहार से जितना टैक्स आएगा उसको कलेक्ट करेंगे। और फिर उसको कलेक्ट करने के बाद क्या होगा उस टैक्स का? तो देखिए जो एक्सपेंस होंगे निज़ामत के लिए, मींस मेंटेनेंस के लिए और राज्य को चलाने के लिए या आउटर फोर्स से आर्मी वगैरह में जो पैसा लगेगा वो उस टैक्स में चला जाएगा। फिर मेंटेनेंस ऑफ नवाब ऑफ बंगाल, अपने मेंटेनेंस के लिए भी बंगाल के नवाब पैसा लेंगे उस टैक्स में से। फिर पेंशन टू मुगल एम्परर, मुगल एम्परर को पेंशन भी दी जाएगी उस टैक्स से। और फिर क्या होगा? जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा? ट्रेजरी ऑफ कंपनी। बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो कंपनी अपने पास रख लेगी। तो जो पावर थी बंगाल की तो वो दो लोगों में इसलिए डिवाइडेड थी। देखिए डिवाइडेड थी नवाब ऑफ बंगाल में और जो अपना ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो इसी सिस्टम को क्या कहा गया था? डुअल रूल सिस्टम, कि दोहरा जो है राज्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम कर रही थी और नवाब ऑफ बंगाल जो थे वो अपना काम कर रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ जो ट्रेजरीज वगैरह है उस पे ध्यान दिया, टैक्सेस वगैरह पे कंट्रोल कर लिया था और बाकी जो निज़ामत थी वो उस पे नवाब ऑफ बंगाल का कंट्रोल था।